जैसे 5 स्टार होटल्स होते हैं उसमें नहीं कभी कभी गाने का सिंगर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें मिलते थे 5-6 हज़ार रुपये मिल जाते थे, तो वहाँ पे जाके गा के आ जाता था। मन में तो आया कि मतलब हलवा थोड़ी है भट्ट साहब से मिलना। अरे अंकित का कॉल नहीं आया इतने टाइम से। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने फ़ोन पे रिकमेंड कर दिया मोहित सूरी से। वो आशिकी के लिए ही था कि पहला गाना जो था वो मैंने सुन रहा है तू सुनाया था। कभी कभी लोगों की निगाहें भी होती हैं आप पे, कभी कभी आप टारगेट भी बनाए जाते हो। भट्ट साहब, भूषण कुमार जी, तिग्मांशु धूलिया, उस वक्त पे जो 3 फ़ोन आते थे, ये 3 नाम वही हैं। ये कहते थे कि कोई भी ज़रूरत हो बता दें। मुझे ऐसा पता चला कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें मैं उनके साथ हूँ, और मुझे कुछ चीज़ें सिखाई गई थी ये करना, जो पता ही नहीं था मुझे क्या क्या होता है कैसे कैसे। और आज भी वो एक्ट अगर देखा जाएगा ना आज भी, तो लोग कहेंगे बड़ा एटीट्यूड है इस लड़के में। वो भी एसआर के। अरिजीत सिंह और अंकित तिवारी, रिश्ता संगीत का है, करेक्ट, दोस्ती नहीं है हमारी। के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि उनको 4 लाइनें दे दो और विदाउट एनी हरकत, वो सिर्फ स्ट्रेट रख के गा देंगे ना, बस वहीं पे वही कंप्लीट है। और वो नहीं है अभी, मतलब कोई हो ही नहीं सकता जो यूज़ ना कर रहा हो। मतलब खड़ा करके किसी से गवा दो, ऑटो ट्यून लगा दो, ऐसे थोड़ी होगा। सिंगर को गाना आना चाहिए। गिने चुने कंपोजर हैं जो ओरिजिनल गाने बना रहे हैं, करेक्ट, वरना अभी तो सब कुछ रीमेक है। उठा के गाना दे दो, हाँ वही दे दो। तो 3 आर्टिस्ट के टूर की अगर बात करूँ तो तीनों पंजाबी आर्टिस्ट हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान, अगर याद रहे। अपने करम की कर दाएं कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। हाय गाइस, दिस इज अंकिता, यू आर ट्यून टू बॉलीवुड बबल। और मेलोडी टेल्स के एक नए एपिसोड में थोड़ा सा और सुरीलापन डालते हुए मेरे साथ है अंकित तिवारी, जो मुझे अपनी म्यूजिकल जर्नी के साथ लेके आगे बढ़ेंगे और उनके नए काम के बारे में भी हम बात करेंगे। वेलकम। थैंक यू। जिंगल से शुरुआत करी थी, करेक्ट? तो yes, वो yes, जिंगल्स, फिर वहाँ से वो रेडियो प्रोडक्शन में काम करते थे। एक्चुअली पहले रेडियो कैसे शुरुआत? बॉम्बे में नहीं, बॉम्बे में नहीं, ये मुझे पता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई म्यूजिक की? यार शुरुआत तो ही है मेरे घर से। मेरी माय मॉम इज़ अ डिवोशनल सिंगर जी। एंड सो मतलब जर्नी अगर बोला जाए कि, क्योंकि जब छोटे होते हो तो फिर माँ बाप भी सोचते हैं ना कि क्या करना है इसको, क्या। तो उनको इंटरेस्ट आया, उनको लगा होगा कि मेरा इंटरेस्ट शायद म्यूज़िक में है, तो मैं जाता था। बहुत छोटा था क्योंकि जागरण होते हैं रात भर के, तो मैं सो जाया करता था, लेकिन मैं जाता था। और मम्मी ले जाती थी मुझे सैटरडे, क्योंकि संडे छुट्टी होती थी, अगर सैटरडे को कोई जागरण है तो वहाँ से शुरुआत हुई है। मतलब वो देखता था, जो मैं कानपुर से हूँ, तो कानपुर के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उस वक्त मॉम के साथ परफॉर्म करते थे, उनको देखता था। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो भी उस वक्त पे होते होंगे, मतलब मुझे याद है क्या क्या होता था, वो देखता था। तो आई थिंक लर्निंग वहीं से शुरू हो गई थी मेरी। पर एक कानपुर के लड़के को कैसे लगा कि उसको एक बॉलीवुड मेन स्ट्रीम सिंगर बनना है? प्रदीप सरकार ने ढूंढा था? कानपुर के लड़के को एक्चुअली कभी लगा नहीं था ये। कानपुर के लड़के को ये लगा था कि मेरा, देखो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है रहमान सर को, क्योंकि मेरा जो कंपोज़र वाला जो एक, क्या बोल सकते हैं, जो एक पॉइंट था जो जागा था अंदर की, अच्छा ये भी होता है कुछ, वो था एल्बम ताल। और एक मीनाक्षी एल्बम था, मीनाक्षी एक एल्बम था रहमान सर ने किया था। वो ये खास कर ये 2 एल्बम ने बहुत इंस्पायर किया था मुझे कंपोज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बता। वहाँ से शुरू हुआ था कि शायद गाना बना सकता हूँ मैं, या गाना बनाना चाहिए मुझे। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई मेरी जागरण से, और करते 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 जैसे मैंने अभी बोला कि बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है रहमान सर को, और वहाँ से इंस्पायर हुआ। पेरेंट्स को लगा कि ये म्यूज़िक, ये कुछ करेगा है नहीं, ये म्यूज़िक में जाएगा, तो उन्होंने अच्छी चीज़ की कि मुझे फिर सिखाना शुरू किया। तो वहीं सीखा मैंने कानपुर में। तो ये जिंगल्स और ये रेडियो, ये वाला क्या था? वहाँ से फिर मैं फिर होता ही है कि यार
एक टाइम के बाद होता है कि कुछ करो, पैसे वैसे कमाओ। और शुरुआत कहाँ से करे इंसान एग्जैक्ट? शुरुआत देखो क्या होता है कि मैं कानपुर का बताता हूँ कि होता है कि आपने जैसे मेरी शुरुआत जागरण से हो गई, ठीक है। अब वहाँ से सीखना शुरू कर दिया। और एक टर्म और होता है, मुझे याद आ रहा है, अपने शहर की याद आ रही है, ऑर्केस्ट्रा, पता है आपको? जी। तो वो होता है कि शादियों में होता है वो तो उसमें बैंड होता है और फिल्मी गाने हो रहे होते हैं, शादियाँ चल रही होती हैं, आप उसमें गाते हैं। वो उसकी ड्यूरेशन शायद कम होती है, वो ज़्यादा देर का नहीं होता है। मेरे मम्मी पापा का यही मानना था कि बेटा या तो तुम जागरण के रह जाओगे या ऑर्केस्ट्रा के रह जाओगे तो क्यों ना तुम कुछ और सीखो। तो वहाँ से सीखना शुरू किया। और उसके बाद एक स्कूल में भी मैंने एज ए म्यूज़िक टीचर किया, बहुत कम टाइम के लिए। फिर वहाँ से कुछ कनेक्शन बना, कुछ हुआ और फिर मैं ग्वालियर आया। ग्वालियर में मैंने फिर रेडियो में काम किया। आपने टीवी में भी शुरुआती दौर में गाने गाए हैं, करेक्ट? मैंने जो वो डेली सोप डेली में सोप। किया है मैंने काम। बहुत सारे सागर आर्ट्स का जय हनुमान आता था, उसमें मैंने बहुत चीज़ें की हैं, मतलब उसका बैकग्राउंड किया है। छोटे छोटे कुछ दोहे होते हैं, श्लोक होते हैं, वो गाए हैं। और लोग भी गाते थे उसमें। फिर मैंने सीआईडी भी किया। सीआईडी का कुछ मतलब एक वक्त पे उसका बीजीएम किया। फिर मैंने एड फिल्म में एक किया है, हीरो बाइक का। उसका नाम वो बहुतों को पता होगा। अभी मैं वो उसका नाम लूँगा तो आपको पता चलेगा कि वो बहुतों को पता है। वो गाना था, चलता रहे तेरा मेरा मीलों का याराना। हाँ, वो किया। फिर बहुत लेटली बाद में अभी जियो धंधनादन किया। तो टीवी और एड जगत से निकलकर फिल्मों की तरफ लाने का क्रेडिट एक कोई ना कोई रहता है ना कि गाइडिंग लाइट होती है। सपना तो यही था ना, मतलब देखो बॉम्बे में आने के बाद आपको अब किचन भी तो चलाना है, तो आप कुछ तो करोगे। तो इसके साथ ये मौके मिलते थे मुझे करने के लिए, या मुझे ये काम मिला। इसके साथ साथ मैं जाता था, जैसे 5 स्टार होटल्स होते हैं, उसमें नहीं कभी कभी गाने का सिंगर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें मिलते थे कुछ 5-6 हज़ार रुपये मिल जाते थे। तो वहाँ पे जाके गा के आ जाता था। सिंगर्स के पीछे बैकिंग वोकलिस्ट होते हैं, वो कर लेता था। तो उसमें 10-11 हज़ार मिल गए, कभी 12 हज़ार मिल गए। तो ये सब करते कराते पैसे भी तो चाहिए ना यार चलाने के लिए उस तो वो कितना लंबा दौर था, याद है अपनी पहली ब्रेक से पहले? 6-7 साल। उन 6-7 साल में कभी, क्योंकि इंसान गिव अप भी कर देता है खुद पे, टूटता है कि मैं इस सपने के साथ तो नहीं आया था और मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा। तो उस दौर से कैसे निकलते? क्योंकि कभी कभी माँ बाप को भी नहीं बोल सकते। नहीं, मैंने तो बोल दिया था मम्मी को, बोला गया था, मैं तो रो ही दिया था। लेकिन रोने का मेरा ये था कि हालातों की वजह से रोया था। रीज़न ये नहीं था कि मैं वापस जाऊंगा, बस ये था कि यार दूसरों के सामने रोएंगे तो हंसेंगे शायद, मेरे ही दुख का शायद उनके ऊपर। यहाँ पे रोने के ना वो एक बहाना बन जाता है कि दूसरे लोग फिर कमज़ोरी समझ लेते हैं। माँ बाप कमज़ोरी नहीं समझ सकते, वो तो प्यार करेंगे आपको। तो बेटर है कि पेरेंट्स के सामने रो लो। करेक्ट। या फिर कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो एकदम आपको समझ पाए। तो वैसी चीज़ें बहुत रेयर होती हैं कि कोई मिल गया। तो बेटर है कि अपनी मम्मी को फ़ोन कर लो, अपने पापा को फ़ोन कर लो, भाई बहन है तो बहन को कर लो फ़ोन, भाई को कर लो फ़ोन, जो भी जिसके क्लोज हो उसको फ़ोन करके अपनी दिल की बातें कर लो, अपना दुख निकाल लो और उनके सामने रो लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने तो ये किया। तो अच्छा, मैंने रो दिया तो मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी को दुख हो गया। तो उन्होंने कहा बेटा तुम अब आ जाओ छोड़ के सब, नहीं अब तुम आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मतलब फिर मेरा पॉइंट ये था कि इसलिए मैं नहीं रो रहा था कि मुझे आना है, मैं तो अपने आप को हल्का कर रहा था कि किसी को तो बताऊं। बट मैंने अपनी मॉम को ही बोला था कि मम्मी कभी ना कभी तो मिलेगा ना यार, सबको ही मिलता है यहाँ पे। और मेरे जहन में हमेशा से ये बात रहती थी कि मैं उस रास्ते पे हूँ। ये गलियाँ वही गलियाँ हैं जिनमें से कभी ना कभी किशोर दा चले होंगे, कभी ना कभी रफ़ी साहब निकले होंगे, कभी ना कभी ये बड़े बड़े महान दिग्गज लोग निकले होंगे। एटलीस्ट मुझे वो तो मौका मिला कि मैं वहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ। एटलीस्ट मुझे वो तो मौका मिला है कि उस रास्ते से मैं भी निकलूँगा। तो जब उस रास्ते से वो निकल के वो पहुँचे होंगे तो मैं भी कभी ना कभी पहुँच जाऊँगा। फर्स्ट ब्रेक याद है? फर्स्ट ब्रेक
कहाँ पे? कमर्शियल फिल्म्स में, क्योंकि हमारे यहाँ पर आज भी एक सिंगर की सक्सेस का रेशियो उसकी कमर्शियल सक्सेस फिल्मों के गाए हुए गीतों से हाँ, लिया तो जाता है। फिल्मों के पहले तो जो मैंने आपने काम बताया बताया मुझे। वो थोड़ा बहुत किया था। पहली फिल्म थी मेरी पहली, जिसमें काफ़ी काम किया था। वो फिल्म थी दो दूनी चार। हबीब फैजल जी डायरेक्टर थे उसे। कैसे मिली, याद है? वो फिल्म मिली भी बहाने से थी, क्योंकि इससे पहले मैं मिला था प्रदीप दादा से, प्रदीप सरकार। प्रदीप सरकार। उनको अपना तो यही होता था कि आप सुनाओ क्या है। तो वो एक फिल्म कर रहे थे, उसके राइटर थे हबीब फैजल। वो लिखी थी उन्होंने, हबीब जी ने, तो और डायरेक्ट कर रहे थे प्रदीप दादा। तो उसके लिए कुछ गाने बनाए थे, उसके लिए कुछ किया था। वो फिल्म बनी नहीं थी। ठीक है। तो वहाँ पे वो मुझे मिले थे, हम सब साथ में बैठ के जैमिंग वैमिंग करते थे। प्रदीप अच्छा, वहाँ पे वो फिल्म नहीं हुई, लेकिन उनके लिए भी कुछ ऐड किया था हेयर ऑयल का, मुझे याद नहीं है नाम। वो बंगाली था, रीजनल था कोलकाता के लिए। तो वहाँ पे वो मिले, और वो फिल्म पे जो भी काम किया वो फिल्म नहीं बनी, रुक गई। जब अब फिर नहीं हुआ तो फिर ब्रेक हो गया, एक लंबा दौर निकल गया। लेकिन उनको याद था मैं, तो फिर वो बाद में कनेक्ट किया। फिर वो फिल्म हुई थी दो दूनी चार। जब उनकी भी पहली फिल्म थी, उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी दो दूनी चार, तब मिलके किया था काम। अंकित, अब हो गया आपका एग्जाम्पल म्यूजिक इंडस्ट्री में फोरे उस वक्त पे, पर सक्सेस इजीली किसी को नहीं मिलती कि लोग आपकी आवाज़ से ही आपको और आपके नाम को एसोसिएट कर पाए। मैं कहीं पे पढ़ रही थी, आप मुझे बताइएगा अगर ये सही है कि नहीं। आप आशिकी के वक्त महेश भट्ट के पास गाना लेकर गए थे क्या? ऐसा कोई किस्सा है कि आपने गाना लिखा और आप सुनाना चाहते थे सर को? आशिकी के बाद? आशिकी से पहले Of आप, course. हाँ, वो क्या था वो किस्सा? मेरे को पूरा किस्सा जानना है, मैं बहुत, क्योंकि वो किस्सा एक्चुअली मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, मैं वापस से दोहरा देता हूँ उसको। तो पहली फिल्म मैंने बोली दो दूनी चार, दूसरी फिल्म थी साहब बीवी गैंगस्टर। साहब बीवी गैंगस्टर सक्सेसफुल फिल्म थी बाय द वे। उसका म्यूजिक अप्रिशिएट हुआ था, बट वो सोशल मीडिया में हुआ था। वो हम लोग, क्या होता है कि जब हम में से कोई जब नया लड़का यहाँ पे आता है, काम करता है और रिलीज होता है, तो पढ़ता ज़रूर है अपने बारे में कि किसने क्या लिखा है। उस वक्त पे वो था कि क्रिटिक्स बात करते थे, है ना, आज भी करते हैं आई एम श्योर। बट ये एक नया लड़का आया है, इसका नाम अंकित है, और ऐसा ऐसा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि उसके बारे में, गाने का नाम था एक साहब बड़ा हटीला, इस तरह का गाना था, उसके बारे में अच्छी चीज़ें लिखी थी, तो खुशी हुई थी। और पिक्चर काफ़ी अप्रिशिएट हुई थी, काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। और उसकी सक्सेस पार्टी रखी गई थी वर्सोवा में, कीनो कॉटेज में, वहाँ पे थी। तो वहाँ पे मैं गया, तो अब गया ही था क्योंकि पहली बार ये सब हो रहा था, तो मैं गया था, सबसे मिला। वहाँ पे एक हमारे लखनऊ के मतलब उनको वहाँ मुलाकात हुई थी, ज़ीशान हैदर, यू नो हिम। तो ज़ीशान भाई मुझे मिले। ज़ीशान भाई, प्रवेश राणा भी उस वक्त, अभी तो आई थिंक शिफ्ट हो गया वो। तो वहाँ पे ये सब मिले थे, किसी ने इंट्रोड्यूस किया, तो हम लोग मिले आपस में। खैर, और उनको गाना अच्छा लगा था मेरा। गाना मिलने की बात हुई, उनसे ये बात हुई कि सर आप आइए, मिलते हैं, गाने सुनाते हैं। फिर वो 2 या 3 दिन बाद घर आए। घर पे मैं ऐसे गाने सुना रहा था उनको, सो सॉरी मेरे स्क्रैचेस थे वो मैं उनको सुना रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे यहाँ गाने अच्छे हैं, तुम भट्ट साहब से क्यों नहीं मिलते? तो मन में तो आया कि मतलब हलवा थोड़ी है भट्ट साहब से मिलना कि बस आपने बोला और मिल लिया। भट्ट साहब मेरी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कि वो इज वेटिंग फॉर मी। अरे अंकित का कॉल नहीं आया इतने टाइम से। तो उन्होंने नंबर दिया मुझे। फिर क्या, उन्होंने नंबर दिया, फिर मैंने ऑफ कोर्स फ़ोन किया, और जाहिर सी बात है उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसा किया बहुत बारी, मैसेज किया, फ़ोन किया। एक बार उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने मुझसे बात की, उनको मैंने बताया ऐसी सी बात है सर, मैंने बताया मैंने ये काम किया है, और ब्ला 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 जो भी बात हुई। फिर काफ़ी देर बाद, मतलब काफ़ी वक्त के बाद समय मिला, और उन्होंने रिकमेंड किया। अच्छा, भट्ट साहब से बात करते करते उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने फ़ोन पे रिकमेंड कर दिया मोहित सूरी से, उससे मोहित से मिलो, वो एक पिक्चर कर रहा है अभी। तब जाके फिर मोहित से मिले थे। मतलब वो आशिकी के लिए ही था कि पहला गाना जो था वो मैंने सुन रहा है तू सुनाया था, ऐसा था।
कभी लगा था जब सुन रहा है तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या जब आप बना रहे हैं, आसपास एक माहौल होता है एक सिंगर के लिए कि ये गाना एक्चुअली में डेस्टिनी चेंज करेगा? क्योंकि दैट वाज, आई वोंट से ओवरनाइट सक्सेस, एक ओवरनाइट सक्सेस के पीछे डिकेड्स की मेहनत होती है, जी। बट दैट वाज एवरीवेयर। कभी लगा था उस गाने को बनाते वक्त? नहीं लगा तो नहीं था, मतलब इतनी बड़ी सक्सेस के हाँ बाद ये नहीं लगा था, ये लगा था कि अच्छा एक गाना बनाया, और ये लगा था कि ये गाना अच्छे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर बाद में ये लगा था कि भट्ट साहब ने तारीफ़ कर दी, मुकेश भट्ट ने तारीफ़ कर दी, मोहित गाने के लिए अच्छी बातें बोल रहे हैं और ये सब, और फाइनली गाना फिल्म में लग गया तो लगा था गाना अच्छा है। मतलब मुझे आता है ये काम करना। आपने बोला गाना फिल्म में लगा था, कभी उस दौर में ऐसा भी हुआ है कि गाने बनाए, रिकॉर्ड करे, लेकिन फिल्मों तक नहीं पहुंचे या आप रिप्लेस हो जाते? क्योंकि बहुत नॉर्मल रहा है हमारी इंडस्ट्री में, जब तक आप एक नाम नहीं बना लेते, एक सिंगर के लिए रिप्लेस होना, उनकी गाने फिल्मों तक ना पहुंचना। उल्टा हुआ मेरे साथ। तो आशिकी के बाद कुछ फिल्में करने के बाद रिप्लेस होना शुरू हुआ है। पहले तो काम ही नहीं था, तो रिप्लेस कहाँ से हो जाऊंगा। वो रिप्लेसमेंट तो बाद में शुरू हुई, और मतलब मेरे साथ टचवुड इतनी रिप्लेसमेंट हुई नहीं, क्योंकि मुझे इतना एज अ सिंगर बुलाया भी नहीं गया ना, मतलब और कंपोजर्स ने मुझे एज अ सिंगर नहीं बुलाया, तो रिप्लेस तो 2 या 3 4 बार हुआ होगा बस। क्योंकि मैं, अगर आप देखो मेरा काम देखोगे तो उसमें कंपोजर सिंगर मैं ही हूँ ना, तो मतलब मैं ही अपने आप को बार बार ब्रेक दे देता हूँ। ये हालात है। तो रिप्लेस ऐसा हुआ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उसमें रीज़न भी यही कि ज़्यादा मुझे किसी ने बुलाया, मतलब कंपोजर ने नहीं बुलाया मुझे। कंपोजर ने नहीं बुलाया। वैसा एक दौर ऐसा आता है कि जब सिंगर्स एक्टर्स से बड़े बन जाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक आवाज़ इतनी बुलंद होती है, एक पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी होती है। आपको कभी अपने, क्योंकि आप पे वो एक चढ़ाव पे था आपका करियर जी, एरोगेंस भी आती है, घमंड भी आता है, और किसी ने सिखाया नहीं होता फेम को कैसे हैंडल करना है। तो आशिकी के सक्सेस के बाद क्या कभी आपको लगा कि आप अपने बेसिक से डगमगा रहे हैं? बेसिक जो आपके लाइफ के वैल्यू सिस्टम है, या जो जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने हम सबको एक बेसिक सिखा रखा है, क्योंकि फेम कैन बी टॉक्सिक। देखिए, मैं आपको एकदम सही बात बताता हूँ। इसमें होता क्या है कि एक हमेशा ना प्रोडक्ट बन जाते हो आप, ऐसा प्रोडक्ट जिसको देख के शायद कुछ लोग इंस्पायर हो रहे हैं, कुछ लोगों को कमी लग रही है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो प्रोडक्ट को कितना अच्छा पैकेज में रखना है, वो आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। संगत। हाँ, आप जहाँ पे खड़े हो, जिस जगह पे, उस वक्त आप किन लोगों से घिरे हुए हो, वो मैटर करता है। वहीं आपका दिमाग खराब होगा और वहीं आप करेक्ट है। अगर लोग कैसे, कुछ लोग आपको चढ़ाने वाले होंगे, अरे अंकित, अरे क्या, अरे डोंट वरी अंकित, ऐसा वैसा। एक होता है, नहीं अंकित प्लीज़ ध्यान दो, अंकित ऐसा नहीं अंकित ऐसा नहीं करना है, हम अपने को ऐसा करना है, अपने को वैसा करना है। तो तब आप मतलब उस दिमाग से चलोगे आप, तो हमेशा संगति इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस हर स्टेज पे तो उस संगत ने क्या उस वक्त इतनी स्टुपेंडस सक्सेस, क्योंकि उसके बाद और भी गाने रहे जी, और बैक टू बैक सक्सेस रही, अवार्ड्स रहे, कभी आज अगर रिफ्लेक्ट बैक करते हो तो आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी कुछ गलत डिसीजन रहे हैं? मैं मतलब ज़्यादा शायद उस पर बात नहीं करूँगा, बट डिसीजन गलत हुए, हालात बदल गए थे वक्त पे। एक वक्त पे कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ से ऑफ कोर्स चले गए थे। मैं आपसे बात करूंगी उस बारे में, बट आई थिंक अभी मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ जेन्युइनली। तो वो मिक्स है ना, वो सब एक साथ ही। तो मैं आपको यही पूछ लेती हूँ, एक उस सक्सेस के दौर में अंकित, एक सर्टन केस के कारण आपने अपने हाथों से शायद बहुत काम जाते हुए भी देखा, और जो गाने शायद अनाउंस थे, जो फिल्में शायद आ रही थी, वो जो रिप्लेस वाली मैं आपसे बात कर रही थी, ऑफ कोर्स बुरा इस बात का लगता है इंसान को कि वो एक साल जितना टफ रहा, अगले साल जब वो चार्जेस ड्रॉप भी हुए आपके अगेंस्ट, लाइफ ऊपर नीचे हो जाती है। आपका पूरा करियर, आपका पूरा नाम, कमाया हुआ इज्जत, उस एक केस के कारण आपने फिर से क्या जीरो से रीस्टार्ट किया? 100%, वो मुश्किल होता है क्योंकि आपका एक नाम है। एग्जैक्टली, क्योंकि अब आप इतने सक्सेसफुल कलाकार हैं और सडनली रातों रात किसी ने आपके हाथों से आपका सारा काम ले लिया। क्या होता है कि
कभी कभी लोगों की निगाहें भी होती हैं आप पे, कभी कभी आप टारगेट भी बनाए जाते हो, और आप उसका शिकार होना तो बहुत आसान है, मतलब ऐसे चुटकी का काम है। तो बात रही ज़ीरो से शुरुआत करने की, तो वो हाँ वो मेरे लिए तो ज़ीरो हो ही गया था ऑलमोस्ट। और क्योंकि मैंने बहुत कम लोग थे जो खड़े भी थे मैं साथ कहने में, लगी थी लैक ऑफ सपोर्ट था। बहुत कम लोग थे खड़े हुए थे जो साथ में थे। पर उसमें से मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा जो मेरे साथ खड़े थे। भट्ट साहब, भूषण जी, भूषण कुमार जी, और दिग्मांशु धुलिया। मुझे इस वक्त पे, उस वक्त पे जो 3 फ़ोन आते थे, ये 3 नाम वही हैं। ये कहते थे कि कोई भी ज़रूरत हो बता देना, कुछ भी हो, और मैं तुम्हारे साथ काम, हम लोग जल्दी काम करेंगे, ऐसा। क्योंकि क्योंकि इनके साथ काम किया है, ये सब जानते हैं मुझे, तो इनको पता है कि अंकित का कैसा क्या नेचर है कि इंसान और कैसा क्या हुआ है, जो भी हुआ है वो सबको जो भी पता है सबको। तो ऐसा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बाद वक्त लगा धीमे धीमे करने में। इंडस्ट्री का रुख बदलते हुए देखा आपने कि सॉरी हम तो सॉरी, मैंने एक नाम नहीं लिया, मोहित चौरी, मेरा शायद मैंने जहन से निकल गया। फिर मैंने मोहित के साथ भी बाद में काम किया। तो ये 4 नाम थे जो हमेशा से, मतलब सपोर्ट कह लो या उन्होंने काम किया मेरे साथ, ये बोल सकते हैं। आप वो दौर के बाद जब वापस आते हैं, हमारी इंडस्ट्री ना बहुत जल्दी भूल भी जाती है चीज़ें। जितनी जल्दी इंसान को भी भूलती है उतनी जल्दी उसकी बातों को भी भूल जाती है। वियर्ड लगा मुझे, ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी लाइन है ना, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, अगर याद रहे तो शायद सब भूल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ काम मैंने ऐसे किए हैं कि वो मैं जिंदा रहूँगा लोगों के दिल में। ये इन सारे दौर के बीच में ना इंसान खुद को रीइन्वेंट करने की जब सोचता है, बड़ा स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करी आपने, कभी ये रियलिटी शोज़ की तरफ अपना मुख नहीं मोड़ा? रियलिटी शोज़ जैसे लोगों को होता है ना कि रियलिटी टीवी शो, सिंगिंग शोज़ जो होते हैं, रियलिटी टीवी सिंगिंग शोज़ की मैं उनकी तरफ बढ़ूँ। लोग जब अपने करियर को एक रीवैम्प देने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्या था कि अंकित कभी उन म्यूज़िक शोज़ की तरफ जाने में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे? नहीं, उसमें भी कुछ उसमें चीज़ें रही थी, क्योंकि क्या होता है कि टीवी जो है ना वो अलग है। टीवी हमारे घर के, मतलब सब फैमिली देखती है, स्पेशली रियलिटी शो, गाने वाले शो, म्यूजिकल शो। और उसमें ऐसा नहीं था कि मैं चॉइस था नहीं कभी उनकी, या मैंने मना किया हो, ऐसा कभी था नहीं। लेकिन उसमें ये केस थोड़ा प्रॉब्लम दिया उसमें, और वो बात तक दिया। हाँ, क्योंकि होता है उनका कोई एक क्राइटेरिया होता है उनका कि भाई ऐसा ही काम कर रहा है। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी चैनल्स की जो चाहते हैं ऐसा। और हाँ, मैं गया, शायद मैं कभी कभी कुछ प्रमोशन एक्टिविटी के लिए चला गया, कभी किसी के लिए चला गया, बट वो जो आप कहना चाह रहे हो वो अलग चीज़ है। हाँ अंकित, बट आई एम हैप्पी, आपको पता मैं खुश हूँ। मैं पूछने लगी मुझे इसलिए खुशी मिलती है कि मेरे नंबर्स में और एक्चुअल जब मैं फील करता हूँ, मुझे चाहने वाले लोग बड़े हैं, चाहने वाले बहुत हैं, बड़े हैं, मुझे बहुत प्यार मिलता है। इस दौरान में आपने एक गाना गाया था, और वो मुझे इसलिए पूछना है, तू है कि नहीं, जब आपने रॉय के लिए गाया। आप हमेशा से रणबीर कपूर और SRK के लिए आप यू वांटेड टू बी हमेशा से ये था ऑलवेज। ये क्या है, बाकी रह गया है SRK। तो मुझे बताइए पहले तो रणबीर कपूर वाला, जब आप, क्योंकि मुझे लगता है एक सिंगर जब एक एक्टर के लिए आवाज बनता है तो यू ब्लेंड द पर्सनालिटी, ऐसा। वो तो बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा से, आज भी मैं यही सोचता हूँ कि यार मुझे से ना नई स्टारकास्ट मिलती है काम करने के लिए, और ऐसा जैसे रणबीर मिले थे वैसा बड़ा कम होता है। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है भूषण जी को, भूषण कुमार जी को। उन्होंने मुझे बोला था ऐसा कि बहुत मज़ा आएगा इस पे, रणबीर पे गाना, अंकित गुड फॉर यू एंड ऑल, ये सब। मैंने कहा हाँ। तो वो गाना बन गया था, पूरा बन गया था। आपको पता है उसमें आखिरी में विसल ऐड की थी, द वन व्हिच बिकेम द आइकॉनिक। हाँ, और आप वीडियो देखोगे तो सिर्फ विसल हो रही है, बाकी पूरा गाना बैकग्राउंड चल रहा है। आप मिले थे रणबीर को उस वक्त? नहीं, मिला नहीं था, बाद में मिला था। मिला भी बाद में क्या था कि एक अवार्ड फंक्शन था कोई, तो मेरा नॉमिनेशन था, और मैं
खड़ा था, तो रेड कार्पेट पे सब मीडिया खड़ी थी, तो बोला कि आप सर 1 सेकंड खड़े हो जाओ, आप कुछ क्वेश्चन आंसर। तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया था। तो रणबीर को जाना होगा, शायद होस्ट कर रहे थे या कुछ तो कर रहे थे, तो वो जल्दी से निकल गया, स्पीड से ऐसे निकल गया। तो मैंने देखा कि वो निकल गया, और फिर मैं खड़ा हो गया। तो मैं बात करने लगा किसी से, तो पीछे से ऐसे हाथ आता है एक मेरे पास। तो मैंने देखा रणबीर, कहता अरे अंकित अंकित हाय हाय। और रॉय का गाना शूट करके आया था, रिलीज नहीं हुआ था। अच्छा। तो कहता अरे अंकित, और वो गाना बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसा यार, विल मीट सून, ऐसा इस तरह से बात करी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो एक मेरी मुलाकात थी उनसे। और ये SRK के वाला सपना अभी प्रोसेस में है? SRK वाला सपना मिलने वाला तो हो गया। अब पहले मुलाकात बताओ, क्योंकि उनके साथ सबकी मुलाकातों के किस्से बड़े खूबसूरत होते हैं। बड़ी कमाल की मुलाकात थी मेरी उनको। मतलब एक अवार्ड फंक्शन था, और मुझे ऐसा पता चला कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें मैं उनके साथ हूँ। हाँ, और मुझे कुछ चीज़ें सिखाई गई थी ये करना, जो पता ही नहीं था मुझे क्या क्या होता है, कैसे कैसे। और आज भी वो एक्ट अगर देखा जाएगा ना, आज भी, तो लोग कहेंगे बड़ा एटीट्यूड है इस लड़के में। क्यों? क्योंकि मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन लेस है उस वक्त पे। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे हंसना है, रोना है कि शांत रहना है। तो मैं ब्लैंक हूँ, लिटरली ब्लैंक हूँ। और ब्लैंक चेहरा कभी कभी आप लगता है कि बड़ा एटीट्यूड है उसमें। तो मैं बताना चाहूँगा वो एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। आप मुझे खड़ा कर दिया गया सीधा उनके सामने, तो कहाँ से आएगा एक्सप्रेशन? वो भी SRK। खैर, उन्होंने अब पहली मुलाकात, उन्होंने मुझे बहुत काम करने की कोशिश की थी। मैं हो भी गया था, लेकिन स्टेज पर नहीं हो पाया था। मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं, और मुझे उनसे मिलना था, क्योंकि उनको मुझसे बात करनी थी और जानना था कैसा क्या क्या है। तो उनको थोड़ा लेट हो गया, रात मिडनाइट, और मैं बैठा हुआ था। फिर पता चला वो आए। तो जब आए तो फिर हुआ कि यार अब तो मिलना पड़ेगा। मतलब तो मिलना पड़ेगा में हिम्मत जुटा रहे थे कि यार जाऊं, मतलब सामने बैठे होंगे, मैं हेलो बोलूँ, हाय बोलूँ, क्या बोलूँ, हाथ मिलाऊं, वो क्या करेंगे, बड़े सारे सवाल थे। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होगी कि रिएक्ट क्या करना है उनको। मैं गया और वो पढ़ रहे थे स्क्रिप्ट। तो सामने देखा वो बैठे हुए हैं, तो बस वहीं से ब्लैंक हो गया चेहरा मेरा। तो उन्होंने ऐसे देखा, मतलब मैं बता ही नहीं सकता जो बोला था। कम प्लीज कम यहाँ बैठो। वहाँ पे शायद भारती भी थी, 1-2 लोग थे। तो फिर पूछा ये वही लड़का है ना जिसने गाया? तो कहते हाँ ये वही है। अंकित वो गा के सुनाना एक बार। तो वहाँ पे मैंने गाया। कौन सा गाना? वही सुन रहा है तू। तो उन्होंने बोला यानी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी आवाज़ है, और माशाल्लाह बहुत तरक्की करोगे, तुम बहुत आगे जाओगे। ये सब उन्होंने बड़ा ही बहुत एक बच्चे की तरह, मतलब वो चाहते तो ऐसा हो सकता था शायद मैं वहाँ बात ही ना कर पाऊँ, लेकिन उन्होंने चाहा, उन्होंने रूम को ऐसा कर दिया। शाहरुख सर ऐसे इंसान है कि वो आपको इतने कंफर्टेबल कर देंगे कि आप शाहरुख सर से शाहरुख खान बोल सकते हो उनके मुंह पे, क्योंकि वो आपको इतना कंफर्ट दे देते हैं। आपको लगेगा कि इनको तो मैं बरसों से जानता हूँ यार। उनका ये एक तरीका बड़ा अच्छा है, वो कि वो आप बॉडी कांपते कांपते आप नॉर्मल हो जाएगी, फिर आप उनसे ऐसे बात करोगे दोस्त है यार है ऐसे। तो वो उनका बड़प्पन है कि वो ऐसा, और मेरे साथ ही नहीं, वो सबके साथ ऐसे ही, वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं सबको, क्योंकि उनको पता है कि उनका इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा, तो क्यों ना उन सामने वाले को थोड़ा रिलैक्स कर दो। फिर उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी कुछ कि ऐसे आना स्टेज पर अंकित, थोड़ा हीरो की एंट्री करेंगे तुम्हारी, ये वो सब कुछ। तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे स्टेज पे गया मैंने कहा अरे अब हो गया, अब नहीं कर पाऊंगा मैं यार, नहीं होगा मुझसे। और वो आज भी मैं वो क्लिप नहीं देख पाता, मैं हमसे ना हो पाएगा ना, वो देखी नहीं जाती मुझसे। मुझे दिखता है यार क्या क्यों कर रहा हूँ ये सब मैं, तो मुझसे नहीं देखा जाता। तो ऐसी मुलाकात थी, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था मेरा काम, काफ़ी प्यार दिया था। पर आई थिंक कुछ मुलाकातें हमेशा जहन में वो याद रहती, वो याद है मेरे जहन। अच्छा, कमाल की बात क्या है कि मैं उनसे उसके बाद 3-4-5 बार मिला, अलग अलग पार्टीज में, अलग अलग जगह पे। तो मेरे लिए मैं काम अब ना भी करूं उनके साथ तब भी अच्छा, क्योंकि इतनी अच्छी यादें हैं मेरे पास ऑलरेडी उनकी, इंशाल्लाह जरूर। तो आई एम हैप्पी। मतलब मैं उनको हमेशा स्क्रीन पे देखना चाहूँगा, और उनके गाने आएंगे, किसी ने भी गाया, मैं स्पेशली शाहरुख सर के गाने स्टेज पे गा देता हूँ, क्योंकि ठीक है, मतलब एक तरफा प्यार है, वो समझ जाएंगे, वो समझ ये अच्छा था, ये बढ़िया बोलते ना कि तुम नहीं समझोगी,
लेकिन वो वो समझते हैं, वो समझ जाएंगे। अंकित, आपके सिंगिंग के स्टार्ट वाले कुछ इयर्स में ना एक बहुत ही मीडिया का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता था अरिजीत सिंह और अंकित तिवारी कि एक क्लासिक केस बनाने की हमेशा कोशिश होती ना कि क्या ये इनमें राइवलरी है, क्या ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट साथ में आप लोगों ने शायद कुछ बहुत ही खूबसूरत कोलैबोरेशंस भी दिए। कैसा है वो रिश्ता? मैंने बहुत कम उनको भी या आपको भी कभी उस पे, आप बहुत प्राइवेट रखते हैं ऑफ कोर्स वो भी बात करते वक्त। रिश्ता संगीत का है, करेक्ट। दोस्ती नहीं है हमारी, हम बडीज नहीं हैं, लेकिन भाई हैं और इज्जत है उस वक्त से लेके आज तक। वो कहीं ना कहीं मुझे पता, कहीं ना कहीं वो उनके दिल में मेरे लिए इज्जत है और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत है, और उनको वो पता है और उनको ये भी पता है कि मेरे दिल में भी उनके लिए इज्जत है। और खैर पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही, पूरे वर्ल्ड वाइड अरिजीत का अलग ही प्यार है उनके लिए, अलग ही इज्जत है। बट मेरे उनके बीच में प्यार संगीत का है, म्यूज़िक का है। हमारी फ़ोन पे बातें, व्हाट्सएप पे बातें आज तक काम, मतलब गानों को लेकर, हाँ वही होती है। कभी कुछ मुझे अच्छा लग गया तो मैंने उनको भेज दिया, यार क्या ऐसा है। कभी उनको कुछ मेरा अच्छा लग गया तो वो मुझे भेज देते हैं, व्हाट अ सॉन्ग अंकित, ये वो ऐसा ऐसा। हम मिले भी बहुत कम है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मिले, लेकिन हम वही बडीज नहीं है ना। करेक्ट। मिले भी बहुत कम है। और कंपेयर का तो मैं ये बोलूँगा, लोग बोलते हैं कंपेयर करते हैं, उनका मेरा तो बहुत कम काम है, उनका काम कितना है, कितना काम किया उसने। आप देखो ना कितने गाने हैं, मेरे गाने कम हैं अरिजीत के सामने। तो कंपेयर तो यहीं से नहीं होना चाहिए, क्योंकि रन रेट ही अलग है दोनों का। मेरा एक्चुअली पूछने का रीज़न भी ये था कि अब जैसे वो भी कंपोज़र के रास्ते पे आए हैं, उन्होंने भी कुछ काम शुरू करा और आपने हमेशा से ही अपने करियर के साथ से सिंगिंग और कंपोजिंग जी साथ रखा है। हाँ। तो वो वाला रिश्ता मैं उस तरीके से भी समझने का समीकरण कोशिश कर रही थी कि एज अ कंपोज़र आप उनके काम को कैसे देखते हैं। वो मुझे लगता है कि अभी इस स्टेज पे है कि वो जो कर रहा है वो सही चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियस चीज़ें नहीं करने की कोशिश है उनकी। जिस तरह के गाने उनके सुने अभी मैंने, वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, आर्टिस्टिक चीज़ें समझ लो, ऐसा है। और एक आर्टिस्ट जो है अरिजीत सिंह, वो जो उनका कंपोजिशन का स्टाइल है, जो गाने बनाने का स्टाइल है, वो खुद के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको खुश करने के लिए गाने बना रहे, नहीं, वो उसकी सेटिस्फैक्शन है, उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो उन्होंने गाने बनाए हुए हैं। सिंपल, उनके गाने में यही बात है। ये ऑटो ट्यून और रीमिक्स के ज़माने में बहुत कम ऐसे सिंगर्स हैं जिनके गाने उनकी आवाज़ से पहचाने जाते हैं, उनमें से आप एक हैं। आपकी आवाज़ डिस्टिंक्टिवली पता चलती है आपकी है। क्या ये कॉन्शियस एफर्ट होता है एक सिंगर का कि मुझे इन चीज़ों से दूर रहना है? ऑफ कोर्स ऑटो ट्यून, जैसे मुझे शान ने एक बारी समझाया था कि अंकिता, अगर गाने की सिर्फ बेहतर करने के लिए कुछ जगहों पर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे बस एक टेक्नोलॉजी की तरह देखें, लेकिन उसके ऊपर आप गाना नहीं बना सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी से आप आवाज़ नहीं बदल सकते हैं। आप कैसा व्यू रखते हैं? आवाज़ तो बदल ही नहीं जा सकते, वो तो सही है उन्होंने जो बोला है, आवाज़ नहीं बदल सकते आप। कुछ चीज़ें अभी आ गई हैं ऐसी कि आप आवाज़ भी बदल सकते हो। हाँ, अब तो टेक्नोलॉजी एआई में कहाँ से कहाँ आ सकती है। एआई तो चलो, एआई तो अलग चीज़ हो गई, मतलब उसमें तो आपने कैरेक्टर ही और सब कुछ ही बदल दिया, वो तो अलग चीज़ हो गई। अगर एआई का यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ी बहुत आवाज़ आप बदल सकते हो, शायद लोग ना पहचान पाए कि वो आप हो, लेकिन वो भी बेवकूफ़ी है मुझे लगता है, क्यों ना पहचाने। Exactly. वो तो पहचानना चाहिए कि जिसने जो गाया उसकी आवाज़ सामने होनी चाहिए। बट मतलब ऑटो ट्यून हर कोई यूज़ करता है, हर कोई हो ही नहीं सकता जो यूज़ ना कर रहा हो, ये रिक्वायरमेंट है आज की। और उसका मतलब ये भी नहीं कि गाना सुर में हो गया, मतलब उस वो टर्म ऐसा ना, ऑटो ट्यून, मतलब वो आपके आवाज़ को ऑटो ट्यून कर रहा है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा। ये गलत है, ये बेबुनियाद बातें हैं। मतलब खड़ा करके किसी से गवा दो, ऑटो ट्यून लगा दो, ऐसे थोड़ी होगा। सिंगर को गाना आना चाहिए, ऑटो ट्यून उसको और स्मूथ कर देता है और एनहांस कर देता है, आप समझ रहे हो। और ऑटो ट्यून के अंदर बहुत सारे नॉब्स हैं एक्सप्रेशन के, उसका कितना आपको, मतलब कितना ऑटो ट्यून यूज़ करना है, कितना नहीं यूज़ करना है। ज़्यादा यूज़ करना मतलब
ऐसा बहुत ज़्यादा जो आप हिप हॉप गाने सुनोगे जी। वेस्ट के, उसमें फुल एकदम रोबोटिक आवाज़ आती है कभी कभी उस तरह की, वो अलग ऑटो ट्यून है। हिंदी गानों में भी है, बहुत सारे बॉलीवुड गानों में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अरे यार उसको तो आता नहीं इसने ऑटो, नहीं, वो उस वक्त की उसने मतलब 8 बार में 2 बार की उसने कहीं कुछ ऐसा लगा दिया कि उसकी शायद वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। बट पूरा गाना, कभी कभी पूरा गाना भी ऐसा होता है कि सब में इतना हार्श ऑटो ट्यून यूज़ करके रखा है, लेकिन बहुत सारे गाने ऐसे हैं कि जो हमारे दिल को टच करते हैं, छूते हैं, वो, और उसमें भी ऑटो ट्यून होता है, लेकिन वो जिस तरह से यूज़ किया गया है वो उसका कमाल है। जैसे फिल्म बनती है, मैंने अभी रिसेंटली बात की थी इस पर, या फोटो क्लिक होती है, तो फोटो जब क्लिक होती है तो उसमें नहीं है, हम एक फिल्टर लगाते हैं तो और बेहतर लग सकता है। तो वो फिल्टर है ऑटो ट्यून, समझ लो। पर वो आपका डिपेंडेंट जरिया, बट आप दिखने अच्छे चाहिए ना। पता चला कि यार कुछ भी उसमें फिल्टर लगा, ऐसा नहीं है वो। आप मेरी बात समझ गए? समझ गई, अच्छा Simple, था। हाँ। अंकित, कोई ना कोई सिंगर कभी ना कभी आके कुछ बहुत ही पुराने गानों के रीमेक्स भी गाते हैं। आपके एंड से मैंने इतने कोई ऐसे ऑफिशियली रीमेक्स, और एक जो चीज़ शायद मैंने आपके गानों में नोटिस करी कि एक लिरिक्स को लेके एक सर्टन आपकी क्लैरिटी है कि मैं एक तरह के गाने नहीं गाना पसंद करता। ये कॉन्शियस एफर्ट है दोनों चीज़ों को वेरी लेकर? क्लियर एक्चुअली, मुझे थॉट में आई एम वेरी क्लियर। मुझे एक तो मैं हूँ कानपुर से, बाजू में ही लखनऊ है पास में, तो मुझे हिंदी उर्दू समझ में आती है अच्छी खासी। तो मुझे हमेशा से लगता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी हाँ। जो मेरे गाने बनाए हुए होते हैं, मतलब वो थॉट मुकम्मल होना चाहिए जो लिखा हुआ है, और कुछ भी डाल दिया, कुछ भी कर दिया तो वो नहीं मेरे को समझ में आता। कुछ चीज़ों से शायद मैं नहीं निकल पाऊंगा यार। आई थिंक ओल्ड स्कूल होना कुछ चीज़ों में अच्छा भी है। हाँ, मतलब अंडररेटेड मेरा जो एल्बम है उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया है खूब, लेकिन आप उसको सुनोगे तो कुछ चीज़ें हैं अंकित, वो है कि अंकित है, अब मैंने कुछ भी नहीं किया है। और आई थिंक सही भी है, अपना अपना विचारधारा है कि कुछ लिरिक्स नहीं अगर आपके सिंक में बैठते तो आपको ना गाने की ज़रूरत है ना गवाने की। हाँ, मतलब पता नहीं, शायद वो नहीं, मतलब वो नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता ऑडियंस कितना अवेयर है, आपने एक पाकिस्तानी ट्रैक गाया था बिन रोए। हाँ, वो शायद मेरी स्पॉटिफाई एल्बम के टॉप 5 गानों में हमेशा रहेगा, और वो मैंने बहुत रैंडमली डिस्कवर किया था शो देखते वक्त, और आप गाना जैसे शज़ाम करते हैं, मुझे उसके बाद पता चला था वो गाना आपने गाया है। वहाँ भी एक म्यूज़िक की तालीम उस तरफ भी, अब खैर बीच में आर्टिस्ट एंड बैंड के चक्कर में हम ज़्यादा इतना कोलैबोरेट नहीं कर पाए, लेकिन एक आपका हमेशा नुसरत फ़तेह अली खान साहब का बहुत आपका इन्फ्लुएंस रहा है ना उनका। मैं तो मतलब ये बोलता हूँ यार, जो अब की जो लौट आ रही है, म्यूज़िक की जो लौट आ रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छा सुनो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये चीज़ें कर ही नहीं रहे हैं, अब कुछ अब वैसे ही गाने बन रहे हैं, वैसे ही हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सुनना पड़ेगा लता जी को, किशोर दा को, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, गुलाम अली खान साहब को, जगजीत जी को, और हमारे अगर मैं अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूं तो सोनू जी, उदित जी, अलका जी, शानुदा, और भी, मतलब शायद रफ़ी साहब, मैं हो सकता है शायद मैं कुछ नाम भूल जाऊं, लेकिन हमें सुनने की ज़रूरत है। हम सब सुने इनको, क्योंकि ये इन्होंने ऐसा काम कर दिया ना कि इनको ही लेके हम अपना करियर बना सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। तो वो चीज़ें आज के बच्चों में बोल लो या आज की लौट में बोल लो, वो नहीं सुनना चाह रहे हैं। जो भी है सुनना चाहिए। मैं आज भी स्टेज पे जब होता हूँ तो मैं कभी कभी पुराने गानों की 4-5 लाइनें गा देता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो अलग ही मैजिक है उसमें। नॉस्टैल्जिया तो बहुत ब्यूटीफुल है। आई थिंक बदलते दौर के साथ जैसे फिल्मों में भी अब गानों का यूज़ कम हो रहा है और बीजीएम में ज़्यादा यूज़ हो रहा है सॉन्ग्स का। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, एक हिंदी फिल्म लवर होने के कारण, संगीत गाने खासकर हिंदी फिल्मों में बहुत खूबसूरत मुकाम है उनका। उनको ऐसे लेट गो करना, लेट गो हो भी रहा है ना यार। अभी देखो ना, गिने चुने कंपोजर हैं जो ओरिजिनल गाने बना रहे हैं। करेक्ट, वरना अभी तो सब कुछ रीमेक है। उठा के गाना दे दो, हाँ वही दे दो, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और एक अब देखो रास्ते मिल जाते हैं, रास्ते मिल, क्यों?
क्योंकि अभी हमारे सामने एग्जांपल है कि नहीं हो रहा है, रिमिक्स बन रहे हैं, तो नॉन फिल्म कैटेगरी खुल गई। अब मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, और जो भी जहाँ से हैं, कोई साउथ से है, कोई नॉर्थ से है, कोई पंजाबी आर्टिस्ट है, कोई भोजपुरी आर्टिस्ट, सबका नॉन फिल्म गेट कितना खुल गया है। Correct. आप देखो, और ऐसा नहीं उनका काम अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, उनका काम अप्रिशिएट हो रहा है, उनके गाने लोग सुने जा रहे हैं, और ओरिजिनल गाने सुनने और को तैयार हैं। और वो ओरिजिनल है, क्योंकि अभी फिल्मों में आपको वो, क्योंकि आपने भी कभी शायद रीमेक्स के लिए ज्यादा, मैंने आपको नहीं मतलब नहीं करना ही क्यों है भाई, इक्का दुक्का हो गया, चलो वो एक क्या कहते हैं, दाल में थोड़ा सा वो नमक वाला चक्कर हो गया, बट अब तो पूरी पूरी दाल में बहुत नमक है। नमक वाली दाल है, नमक वाली दाल हो गई अब तो, ज्यादा नमक है, पूरा नमक से भर दो एकदम, वैसे पूरा पूरा एल्बम वो हो जाता है remake। आपने भी एक अच्छी बात बोली, जैसे ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्पेस में जहाँ पे आर्टिस्ट आ रहे हैं, जब आप अब खासकर कुछ आर्टिस्ट जिन्होंने एकदम से वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्पेस को मुझे लगता है एक बूम दिया, जो बीच में बिल्कुल ही गायब हो गया था। जब मैं एक दिलजीत की सक्सेस देखती हूँ, या मैं खासकर पंजाबी आर्टिस्ट में जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है, या एक करण औजला की सक्सेस देखती हूँ, इतने बड़े कॉन्सर्ट्स ये लोग होल्ड कर रहे हैं, इतने ज़्यादा ऑडियंस के ड्राइव कर रहे हैं। आपको लगता है कि इन कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और उनके ओरिजिनल गानों ने इंडियन म्यूजिक स्पेस को एक नया 110% मोड़ भी दिया है, of course। और जो ज़रूरी भी था। ये बहुत ज़रूरी था, ये हो गया, और मौका दिया है फिल्मों ने ही। करेक्ट। ये मौका फिल्मों ने दिया, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप रीमेक करते हो ना गाने को, तो ये गाना हो गया, पुराना गाना, वो एक जर्नी एक तय कर चुका है, उसका एक ऑडियंस बेस रह चुका एक है, कर चुका है, एक बना चुका है, और आप रीमेक भी उन्हीं गाने करते हो जो ब्लॉकबस्टर गाने हैं। करेक्ट। तो उसने ऑलरेडी एक जर्नी तय कर लिया है, अब उसको उठा के लाया गया यहाँ पे कि यार इसको ऐसा करना है, तो बीच में कट कौन रहा है, कंपोजर कट रहा है, कोई ओरिजिनलिटी नहीं है उसके क्योंकि वो गाना दे दिया जाएगा किसी अच्छे प्रोग्रामर को कि वो आज का बना दिया जाए, और थोड़ा बहुत अगर चेंज वेंज करना है तो 2-3 लोग मिलकर कर भी लेते हैं, और अगर उसमें कोई कंपोजर आ गया तो उसका नाम आ गया, और अगर आप सुनो गाने को तो लगेगा कि अच्छा ऐसा चेंज है वैसा चेंज है, लेकिन गाना घुमा फिरा के सिग्नेचर वही है, हुक लाइन वही बना दी के कर दिया गया। तो अब जिसको बनाने हैं गाने, जिसको शौक है गाने बनाने का, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? तब एक विंडो खुली दिखती है नॉन फिल्म, जो कि 2020 के पहले बहुत बहुत ज़्यादा दब गई थी। हाँ, लॉकडाउन की पहले और पहले चले जाओ, लेकिन लॉकडाउन के बाद ड्यूरिंग लॉकडाउन भी बहुत सारे गाने ऐसे आए हैं। 2019, 20, 21, 22, 23, हम 24 में खड़े हैं। अब आप पेस दिखिए नॉन फिल्म का, इंडिपेंडेंट म्यूजिक का। इंडिपेंडेंट अब भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक जिसका हिट है उसके अलग कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं, एक अलग कल्ट की तरह अलग कल्ट हो गया, अलग हो गया वो, और स्पेशली पंजाबी आर्टिस्ट। आई थिंक हाँ, एक शायद हर किसी का एक उनका बूम है अभी, उनका बूम है अभी, बूम है अभी। इट्स लाइक कुछ भी आप छू रहे हैं वो सोना है। हाँ, उनका बूम है। और दिलजीत पाजी, अपना करण, और अब एपी ढिल्लों ने भी परफॉर्म किया था। अब 3 आर्टिस्ट के टूर की अगर बात करूँ तो तीनों पंजाबी आर्टिस्ट हैं। हाँ, करंटली वो ही टूर कर रहे हैं सिर्फ अक्रॉस। तो पंजाबी लैंग्वेज, गाने, तरीका, स्टाइल वो अभी है अभी, मतलब एंड तीनों के बारे में जैसे कॉमन बात है, जैसे क्योंकि वो आपकी थिंकिंग से भी जुड़ा हुआ था कि जैसे दे आर ऑल्सो लाइक कि कोई जरूरत नहीं है अश्लीलता घुसाने की गानों में। आप देखो सबके गाने बहुत अच्छे हैं कि म्यूजिक अच्छा ऐसा भी नहीं है कि पंजाबी, ऐसा भी नहीं है कि मैं बोल रहा पंजाबी आर्टिस्ट चल रहा है तो हो गया, नहीं, बहुत अच्छा काम है तीनों का। एवं ही काम नहीं कर रहे हैं, एवं ही शोज नहीं कर रहे हैं, और ऐसे मिलते भी नहीं है। हाँ, आप देखिए कि उनके गाने मीनिंगफुल, राइटिंग अच्छी, सब कुछ बहुत कमाल का किया है, तो अच्छी चीज़ है वो। मैं आपसे बस लास्ट का 2 सवाल पूछूंगी अंकित। हमने कॉन्सर्ट्स की बात करी, आपके बहुत ही फेवरेट सिंगर के एक आई थिंक उनका डिमाइस एक लाइव इवेंट के मिसमैनेजमेंट के टाइम पे जो हमने देखा, और भी शायद और भी फैक्टर्स होंगे जो फैमिली को पता, हमें भी नहीं पता, और आई थिंक वो बहुत प्राइवेट है, वो फैमिली तक ही रहना चाहिए। अच्छी बात है। ऑफ कोर्स उनका एक लॉस मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक आवाज़ बहुत, वो ऐसे ही चली गई। हाँ, और वो बहुत गलत वक्त पे चली गई, बहुत ज़रूरत थी उनकी और अच्छे गानों की। और आप देखें कि उनकी वो गाने जैसे उनके कम हुए बीच में, बहुत कम हुए गाने, लेकिन उसके बाद भी जब कोई भी एक गाना आता था
तो वो भी दिल पे एकदम छा जाता था। मेरे ख्याल से गाने वाले बहुत हैं, अच्छे गाने वाले, इमोशनली गाने वाले भी बहुत हैं, इंक्लूडिंग मी, लेकिन वो आवाज़ नहीं है। के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि उनको 4 लाइनें दे दो और विदाउट एनी हरकत, वो सिर्फ स्ट्रेट रख के गा देंगे ना, बस वहीं पे वही कंप्लीट है, और वो नहीं है अभी। मतलब हाँ, क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि उनका इन्फ्लुएंस आपके काम पे, आप कैसे उसको बहुत, मैं बार बार बोल चुका हूँ, मेरी पहली चॉइस थी सुन रहा है तू की के। मैंने भट्ट साहब को बोला, सबको बोला था, सब बहुत जगह बोला है, फर्स्ट चॉइस मेरी के थी, के गाएंगे। बट वो अब जो चीज़ होनी होती वो तो किस्मत थी। तो मुझे इतना पसंद है, मतलब मुझे आज भी पसंद, वो जिंदगी वो है मेरे पास, वो आप ही का रहेगा, वो मेरा ही रहेगा, वो तो मुझे हेडक नहीं है, बट हाँ इज नॉट देयर, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। ये अंडररेटेड लाने का रीज़न क्या कहीं ना कहीं ये भी था कि हम जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्पेस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम वो गाने लोगों के सामने ला सके जो फिल्मों के सीन्स के मोहताज नहीं है, क्योंकि बहुत बारी अगर कोई फिल्म में गाना फिट नहीं हो रहा या एक्टर उसकी आवाज़ नहीं बन पा, कहते हैं ना शक्ल और आवाज़ के साथ नहीं तालमेल बैठ पा रहा, तो ये अंडररेटेड लाने का रीज़न क्या था इस टाइम पर? सबसे पहले तो मेरी पहला मेरा एल्बम जैसा है, 6 गाने हैं, 6 गाने मैंने इससे पहले किया नहीं था। दूसरा कि मुझे अपने आप को ढूंढना भी था, अंकित को थोड़ा ढूंढते हैं, और मैंने ये जो आज का जो आप म्यूज़िक सुनते हैं, जो जिसको अंडरग्राउंड म्यूज़िक बोल लो या जो भी बोलो, मैंने इन लड़कों से इनसे सीखा है। इस एल्बम पे मैंने वो जोर दिया है, उस तरह का काम करने की कोशिश की है, अपने आप को नहीं खोया है, बट सीखा इन लोगों से। अच्छा, ऐसा बदलते वक्त के साथ कैसे क्या काम करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें मुझे सुनने को मिल रही हैं, ओ वी आर मिसिंग ओल्ड अंकित तिवारी, वी आर मिसिंग सुन रहा है तू, आई कांट मेक सुन रहा है तू अगेन यार, नोबडी कैन, आई थिंक। जो एक्चुअली जो बहुत ऐसे गाने हैं ना, मतलब शायद आप खुद ही ना रिक्रिएट कर पाओ। नहीं, मैं सबके, हाँ, सबके लिए मैं कह रही हूँ, सबके, तुम ही हो वापस से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और बड़े बड़े गाने, ए दिल है मुश्किल जो एल्बम था, वो वापस से क्रिएट नहीं किया जा सकता, वो हो गया। अब प्रीतम दा को कोई बार बार ऐसा बोलते रहे, उंगली करता रहे, प्रीतम दा ए दिल है मुश्किल, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, वो कुछ और करेंगे यार, कुछ और बनाएंगे। तो अब वो हो गया, लेकिन वो बार बार एक ही चीज़ आती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, बीच में मैंने एक दो गाने बनाए थे, नॉन फिल्म रिलीज़ किए थे, वो थे थोड़े अच्छे से, मतलब एक टिपिकल बोल सकते हैं कि अंकित तिवारी स्टाइल। तो उसमें क्या लिखते हैं लोग कि अरे ही इज डूइंग सेम थिंग, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है अंकित कहना। कुछ नया बनाओ, कुछ ये वो। अभी इसमें ज़्यादा नहीं है, वो कुछ लोग हैं, तो उसमें कह रहा है वी आर मिसिंग दैट थिंग। ठीक, कोई बात नहीं, ओपिनियन है। तो मुझे बड़ी, मतलब इससे बड़ा मज़ा आता है। तो इसमें वही 6 गाने हैं टोटल, और कोलैबोरेशन है एक अरिजीत के साथ जो हमारा जो रिलीज़ हो चुका है, और एक पायल देव के साथ है, एक एग्जी के साथ है। 3 गाने मेरे सोलो हैं, 3 गाने कोलैबोरेशन है। एंड यू नो, सबको यार थैंक यू बोलना चाहूँगा, स्पेशली थैंक्स टू जॉन, संजीदा एंड इनकी पूरी टीम, मेरी टीम, और इंक्लूडिंग एवरीवन यार, जिसने भी सपोर्ट किया। ये बहुत ज़रूरी था, मतलब मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त पे मुझे ये काम करना था, रीइन्वेंट करना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था। सबको थैंक्स, सब कमाल की टीम है, थैंक्स टू गॉड कि इतने प्यारे प्यारे लोग हैं मेरे आसपास, मेरा प्यार इतना अच्छा है। पहले तो मैं आपसे सुनूंगी, और फिर मुझे आप मेरा इंटरव्यू ख़त्म करोगे अपना लेटेस्ट, तो ज़रूर। बट मेरे गाने से पहले मैं ज़रूर बोलूँगा कि प्लीज़ मेरी ईपी को प्यार दें, अंडररेटेड बाय अंकित तिवारी, और जितने भी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे पूरा एल्बम आ चुका है, और वीडियो हमने अभी एक गाने का रिलीज़ किया है, और इट्स ऑन अंकित तिवारी यूट्यूब चैनल। और आगे उस वीडियोज़ आ रहे हैं हर गाने के, तो आप प्लीज़ सुनो, प्यार दो। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। और मैं रिप्लाई कर रहा हूँ बहुत लोगों का, क्योंकि मुझे भी जानना है कि मैंने कैसा काम किया, तो आप प्लीज़ बताइए। नाउ मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए
इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है, अपने करम की कर अदाएं कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं. Thank you. Thank you. I wish I could tell what this means. Yeah. And जाते वक्त हैप्पी नोट पे Happy हम note पे. अंडररेटेड It's से एंड करेंगे. जी, it's a very happy song actually. That's why I said Yeah. हैप्पी नोट पे हम एंड करेंगे. ना ना मैं रेत का दाना था, मेरा क्या था लिरिक्स, रिश्ता ना, ओ मैं रेत का दाना था, मेरा रिश्ता कभी था ज़मीं से, मुझे तेरी हवा मिली तो मुझे आसमां मिला वहीं पे, जिससे हो दिन धूप वो क्या तुम, मेरे चांद की रोशनी हो क्या तुम, क्या हो. Thank you. Thank you for my goosebump moment. Thank you अंकित, thank you for opening up. बहुत Thank you. हिम्मत लगती है खुद को, हमेशा मैं सबको बोलती हूँ स्टार्ट, हम कहते हैं ना हम सक्सेस देखते हैं पीछे का सफ़र नहीं. आपके केस में बोलूँगी एक नहीं बार बार खुद को रीइन्वेंट करने में जो हिम्मत लगती है, होप बहुत हमेशा रहे. गाने रुकने नहीं चाहिए, संगीत रुकना नहीं चाहिए, नहीं रुकना चाहिए और बिल्कुल भी. और गाने, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ मैं सिर्फ एक दिन एक कभी ऐसा मौका ज़रूर ढूंढूंगी कि ये रही मेरी लिस्ट, एक बार आप मुझे सिर्फ गाने सुना दीजिए, ये मेरा लाइफ का आपको मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है आपको थॉट बहुत पसंद है, तो आप ना प्लीज़, मैं ईपी के आपको मेरे ईपी के 2 गाने सजेस्ट कर रहा हूँ. Done. एक गाने का नाम है लिखता हूँ, दूसरे गाने का नाम है मजाक करते हो. डन, मैं सुनूंगी. वो आप प्लीज़ 2 गाने सुनिएगा. डेफिनेटली, बट थैंक यू वक्त देने के लिए और ये करने के Thank लिए. you. Thank you Means a so lot. much. Thanks. Thank you. Hi, this is me, Ankit Tiwari, and you are watching me on Bollywood Bubble.